राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भोले लड़के की कहानी। वह जो भी काम करता हमेशा उसका उल्टा ही होता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शिवचरण अपनी पत्नी पार्वती के साथ चंदनपुर गांव में रहता था। शिवचरण की पत्नी की प्रसव होने वाला था। जब शिवचरण की पत्नी पार्वती का प्रसव हुआ तो उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी सरलता से पैदा हो गई थी, इसलिए उसका नाम सरला रख दिया। सरला स्वभाव से भी बड़ी ही सरल थी और उसकी पैदाइश भी बड़ी सरल हुई, तो इसलिए उसका नाम सरला ही रखा गया। सरला यूं तो अपने माँ बाप के साए में बड़ी सरलता से कब बड़ी हो गई, खुद उसके माँ बाप को भी पता नहीं चला। हंसते खेलते परिवार में उसके शादी होने पर जो उसके माता पिता को सरला के विवाह की चिंता ने घेर लिया। एक दिन रात को सरला के सो जाने पर पार्वती अपने पति शिवचरण से कहने लगी, सुनिए जी, अब हमारी बेटी सरला शानी हो गई है और जो गांव की शांति काकी है वह गांव के चौधरी के बेटे पप्पू के रिश्ते की बात कर रही थी, क्योंकि उनका काम था गांव गांव में घूमकर घर से दूसरे घर में विवाह करवाना, जिससे उसकी घर गृहस्थी का खर्चा निकलता था। शिवचरण बोला, लेकिन पार्वती, चौधरी तो बहुत ही दुष्ट और लालची है, हमारे पास उसे देने के लिए इतना धन भला कहाँ है, वह तो बहुत ही लोभी प्रवृत्ति का है। पार्वती बोली, देखिए जी, हमारी एक ही तो बेटी है और काकी कह रही थी कि पप्पू बड़ा गबरू जवान है, पहलवानी करता है, अखाड़े में जाता है, हमें तो काकी की बात ठीक लगी है। शिवचरण बोला, देख पार्वती, हम कह रहे हैं चौधरी के यहाँ ब्याह करना ठीक नहीं है, हमारी बेटी झंझटों में फंस जाएगी, बाकी जैसा तुम समझो। लेकिन पार्वती तो मन बना चुकी थी, सो उसने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा, घर खेत गिरवी रख के जैसे भी हो अपनी बेटी का विवाह उसी घर में कर दो, क्योंकि आसपास के 10 गांवों में भी पप्पू के जैसा गबरू जवान लड़का नहीं है, काकी कह रही थी। तो शिवचरण बोला, ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी मर्जी। और शिवचरण दूसरी तरफ मुंह करके सो गया, क्योंकि शिवचरण अब चिंता में पड़ गया था। सरला सुबह मुंह अंधेरे उठकर माँ बाप के पैर छूकर अपनी नित्य क्रिया में लग गई। उसकी आदत थी कि और पिता को माँ पार्वती और पिता को शिव मानकर नित्य प्रति वो शिव पार्वती की पूजा करती थी और घर गृहस्थी के सारे काम में खुद जुटकर माँ बाप का हाथ बटाती थी। शादी ब्याह उसे बस गुड्डे गुड़ियों का खेल जैसा पता था। माँ ने जब उसकी शादी की चर्चा उससे की तो वो समझ नहीं सकी कि इसकी क्या जरूरत थी। बातचीत चली और जैसा कि होना ही था, चौधरी के दहेज का जो दहेज उसने मांगा था उसे पूरा करने में शिवचरण अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। शिवचरण ने फिर गांव के साहूकार से भारी कर्जा ले लिया। शादी के दिन रात में चौधरी की और फरमाइशों ने शिवचरण को झकझोर दिया। बड़े कष्ट से उसके सीने में दर्द उठा, जिसे छुपाकर उसने मिन्नतों के साथ अपनी पगड़ी तक उस चौधरी के चरणों में रख दी। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई, इस वादे के साथ कि अगली फसल से पहले वो अपनी बात पूरी कर देगा। सुबह सरला की विदाई हुई। सरला फूट फूट कर रोई। वो जान ही नहीं सकी कि किस कसूर की सजा उसे दी जा रही थी। जो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर किसी अजनबी के साथ उसे अनजाने सफर पर भेज रहे थे। शिवचरण अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश में इधर उधर नजरें छुपाए जा रहा था, जो घूंघट की ओट से देखती सरला की आंखों से छिप नहीं सका। और अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर सरला को बड़ा धक्का लगा कि उसका पिता उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक पल को तो वह
अर्धमूर्छित सी हो गई और कब अपने घर से पराए घर में आ गई सरला को पता ही नहीं चला। उस घर में दूसरे दिन से ही जो सरला के साथ तानों की और शिकायतों का जो दौर चला, वो गालियों और आगे जाकर मार पीट तक पर उतारू हो गया। उसका पति पप्पू एकदम निकम्मा था और अपने कसाई बाप और अपनी निर्दयी माँ की तरह उसे दरिंदगी के साथ नोचता खसोटता और बस सरला को कष्ट देता। सरला बेचारी रोती बिलखती रहती। उसे रोता बिलखता छोड़कर पप्पू चला जाता। एक दिन चौधरी ने शिवचरण को, जो कि सरला का पिता था, उसे अपने घर बुलाकर उसकी खूब बेइज्जती की और शिवचरण को, जो उसकी बेटी से मिलने को मना कर दिया। दलान से छुपकर सरला अपने पिता को देख रही थी और आंचल में मुंह छुपाकर रो रही थी। जब वह पीठ मोड़कर चली तो उसकी पीठ के घाव को देखकर शिवचरण की धड़कनें बढ़ गईं। इस कदर बढ़ी कि लौटकर घर आकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सरला 7 महीने के गर्भ से थी। जब एक साथ उसे अपने पिता की मौत का और साथ में हुई माँ के हृदयघात से मृत्यु का पता चला तो वह पछाड़े मार मार कर रोती बिलखती रही। सरला जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। गिरकर पेट में चोट लगने से सरला के गर्भ में पल रहा बच्चा नष्ट हो गया। खून के तालाब में पड़ी सरला को पास के डॉक्टर को दिखाया तो उसने सफाई करके बोल दिया कि अब ये कभी मां नहीं बन सकेगी। चौधरी और उसकी पत्नी ने बेटे के सहयोग से रातों रात सरला से छुटकारा पाने के लिए उसे गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया। रात में उधर से गुजर रहे एक राहगीर को कुएं से आवाज आई तो उस राहगीर ने अपनी पगड़ी को रस्सी बनाकर कुएं में उतारकर उसे बचाकर सरला को बाहर निकाल लिया। और जब उसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ बहन क्या हुआ है, तो सरला ने उसे कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं है और बेचारगी से तंग आकर ही सरला ने खुदकुशी करनी चाहिए थी। राहगीर ने सरला को अपने साथ चलने की बात कही तो उसने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा और उस राहगीर के साथ चल दी। राहगीर के घर पर उसके सिवा कोई नहीं था और उसे अपनी पत्नी बनाकर उसने जो शिव मंदिर में सरला से विवाह रचा लिया। सरला का काम घर के कामकाज और रसोई के अलावा शिव मंदिर में बैठकर पूजा करते रहना था, जिसका विरोध उसके पति राम रतन ने कभी नहीं किया। एक दिन वो पार्वती के चरणों में सिर पटक पटक कर बांझ होने के कलंक से मुक्ति की फरियाद कर रही थी। तभी माता पार्वती ने शिव से उसकी दयनीय हालत पर तरस खाने और उसकी मुराद पूरी करने की बात कही। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ, बचपन से ही सरला हमारी पूजा करती चली आ रही है। इस स्वभाव की स्त्री को गर्भवती होने का वचन देने का पार्वती का अनुरोध शिव जी टाल नहीं सके और पार्वती के सहित प्रगट होकर सरला को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। गर्भवती होने के 9 महीने बाद ही सरला ने एक पुत्र को जन्म दिया। सकल सूरत इतनी लुभावनी कि कोई देखकर भी कोई भी उस पर जो मोहित हो जाए, पर व्यवहार में चंचल और बहुत ही नटखट। करवट बदलकर धार मारकर पास वाले को भिगो देना और खुद पर एक बूंद ना गिरने देना, उल्टे पलटते आसपास के सामान गिरा देना और खुद कभी नहीं गिरना, गोद लिए हुए के बालों को नोच डालना और श्रृंगार खराब कर डालना। कोई भी जब उस बच्चे को गोद लेने को तैयार नहीं होता तो बस माँ सरला की गोद में वह बच्चा शांत रहता और हंसमुख रहता था। सरला ने अपने बेटे का बड़े प्यार से उसका नाम भोला रखा, जबकि कर्तव्य उसके बिल्कुल उल्टे थे। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी शरारतों से सभी परेशान रहने लगे। एक बार उस गांव में कुछ साधु संत आए और वो प्रवचन देने के बाद विश्राम कर रहे थे।
तभी शरारती भोला कहीं से लाल चींटियों का छत्ता तोड़ लाया और उनके ऊपर फेंक कर भाग गया। उन संतों ने, जो उनकी टोली में से एक ने, उसको देख लिया और सब चींटियों के दंश से परेशान उसके पीछे पीछे धोती लंगोटी फेंकते हुए दौड़ पड़े। भोला घर में घुसकर कहीं छुप गया। माँ ने बहुत विनय और हाथ जोड़कर उन संतों से माफी मांगी। तब पर संतों को क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि ये लड़का जिंदगी भर ऐसे ही ऊट पटांग काम करता रहे, लेकिन परिणाम इसका उल्टा ही होगा। अब सरला बेचारी रोती बिलखती रही, उन संतों के पैर पकड़कर जो माफी मांगती रही और उनके चींटी से कटे हुए स्थानों पर शहद का लेप करती रही। तब कई संतों का दिल पसीजा। तब उन संतों ने कहा कि उनका श्राप तो विफल नहीं होगा, पर दूसरों को इसका फायदा होगा और उसमें जो इसका कुछ भी भला नहीं होगा। सरला ने संतों के चरणों में सिर रखकर उन्हें विदा किया, जिसे छुपकर भोला देख रहा था और बुदबुदाकर कह रहा था, जाओ बच्चों, अगली बार आओगे तो सांप मेंढक छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर, तब नंग धड़ंग भागना। संतों का श्राप जाया नहीं गया। ये बढ़ती उम्र के साथ उसकी शरारत भरी नादानियों को देखकर सरला समझ चुकी थी। एक दिन की बात है, गांव का हरिया मटकी में दही लेकर गांव से बाहर बेचने जा रहा था कि प्राइमरी स्कूल के पीछे किसी शरारत की खोज में लगे भोला ने अपनी गुलेल में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फंसाकर जोर का निशाना लगाकर ऐसा मारा कि हरिया की मटकी के 2 टुकड़े हो गए। सारी दही हरिया के ऊपर बिखर गई और हरिया दही से नहा उठा। भागते भोला पर हरिया की नजर पड़ गई और गुस्से में हरिया लाल पीला होता हुआ भोला के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। स्कूल के पीछे से भोला किधर गायब हो गया, हरिया देख ही नहीं सका। इधर ढूंढते ढूंढते हरिया की नजर एक पेड़ के पास खो पर पड़ी, जिसके मुहाने पर पहुंचकर भोला को ढूंढने के चक्कर में उसने घुसने की कोशिश की, पर खो का मुंह उसके लिए छोटा पड़ रहा था। हरिया घुटने के बल झुककर कंधे तक खोए के मुहाने में सटाकर हाथ अंदर घुसेड़कर टटोलने लगा, तो उसके हाथ में कोई कपड़ा जैसा टकराया, जो उसने जोर से दबोच लिया। अब भागकर कहाँ जाएगा बच्चू, हरिया उसे जोर से पकड़कर जो कहने लगा और उसे खोए से बाहर खींच लिया। बाहर एक कपड़े की गठड़ी निकली जिसमें वजन था। गठड़ी खोलने पर हरिया की तो आंखें चुंधिया गई, उसमें ढेर सारा धन था। हरिया ने गठड़ी जल्दी से समेटी और अपने घर की ओर भाग लिया। घर पहुंचकर जल्दी से उसने गठड़ी छुपाई और थोड़ा सा धन लेकर वो भोला के घर पहुंच गया। भोला की नजर जैसे ही हरिया पर पड़ी तो भोला भागकर घर में जाकर छुप गया। वह यह सोचने लगा, आज हरिया जमकर उसकी शिकायत करेगा और पूरी मटकी की जो दही का पैसा माँ से वसूल कर ली जाएगा। बुढ़ा खड़ूस कहीं का। सरला की आवाज सुनकर जो हरिया की आवाज सुनकर सरला बाहर निकली और बोली, हरिया काका क्या हुआ? हरिया कहने लगा, सरला बहू, आज भोला की वजह से मेरा बड़ा फायदा हो गया। उसकी छोटी सी शरारत से मैं निहाल हो गया, सो मैं थोड़ी सा तुम्हें कुछ देने आया था। सरला कहने लगी, अरे काका, इसकी क्या जरूरत थी? वो तो शरारती है, आपके कुछ काम आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हरिया बोला, नहीं बिटिया, इसको रख लो। कहते हुए हरिया ने थोड़ा सा धन सरला के हाथ पर रख दिया और वापस चला गया। बोला मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जरूर इस चाचा को जरूर कोई धन का भंडार मिला होगा और मुट्ठी भर देने चला आया हमारे घर। अब की बार तो इस बुड्ढे का सिर फोड़ दूंगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सरला अब आंगन से होती हुई रसोई में चली गई और भोला घर से बाहर कमर में गुलेल खोसे हुए फिर एक नई शरारत के लिए निकल गया घर से। सांझ होने को आई और उसे कोई जबरदस्त शरारत नहीं सूझ रही थी। तभी एक घर की खुली खिड़की देखकर भोला का मन उसमें घुसने को किया। उसने
8 ईंटें लगाकर उसके ऊपर चढ़कर वो खिड़की से अंदर घुस गया। चारों तरफ अंधेरा था, लाइट कहाँ है इसका पता उसे नहीं था। कुछ देर तक अंधेरे में आंखें गड़ाते हुए भोला देखने की कोशिश करता रहा। तभी भोला को दरवाजे की कुंडी खड़कने की आवाज लगी। उसे लगा कि मकान का मालिक घर आ गया है, तो वो उसी कमरे के कोने में सरकता हुआ एक बोरी के पीछे छिप गया। अचानक ही उस कमरे में रोशनी का झमाका हुआ, ट्यूबलाइट जलने से, और वो और भीतर दुबक गया बोरी के पीछे। तभी एक युवक ने कहा, यार अकड़ू, थक गया पूरा शरीर सेठ करोड़ीमल की निगरानी में, लेकिन आज बहुत रोकड़ा और सोना सेठ की तिजोरी में आया है। तभी दूसरे युवक की आवाज आई, हाँ यार पकड़ू, आज भोर होने से पहले ही करोड़ीमल के घर में सेंध लगानी है और उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करना है। फिर हम कल माल असबाब लेकर शहर निकल जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तभी भोला मनी मन बड़बड़ाने लगा, अरे मुस्टंडों, कानो कान क्या, हाथों हाथ और आंखों आंख को भी खबर हो गई है अब तो। तुम हाथ मार के लाओ और मैं लेकर चंपत हो जाऊंगा, तब देखते हैं कि तुम्हें कानो कान खबर होती है या नहीं। कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। उनके जाते ही भोला खिड़की से नीचे सरक कर 9-2-11 हो गया। भोला चुपचाप घर पहुंचकर जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर खा पी कर बिस्तर पर जूझ पड़ गया। इस तरह से वह सोने का बहाना करते हुए लेट गया, जैसे गहरी नींद सो गया हो। उसकी गहरी नींद सोया जानकर सरला भी घर के सारे काम निपटाकर सोने चली गई। भोला के कमरे के ठीक सामने उसके माँ और पिता सोते थे और दोनों ही दिन भर के थके हारे होने की वजह से आराम से गहरी नींद सो गए। भोला ने अपने कमरे के दरवाजे को झिर्री भर खोल कर रखा था और कमरे में अंधेरा करके इंतजार कर रहा था कि कब माता पिता के खर्राटों की आवाज उसे सुनाई पड़े और वो अपने काम को अंजाम दे सके। उस रात पता नहीं क्या हुआ, जब भी भोला घर से निकलने की सोचता तभी उसके पिताजी के खर्राटे बंद हो जाते और भोला फिर लेट जाता। कई बार पिताजी के खर्राटे बंद होने का मतलब था कि बाथरूम की ओर जाने का इशारा, तो कभी उनकी खैनी की तलब, और दोनों ही स्थितियों में खर्राटे काफी देर तक बंद रहते थे। आज ऐसा इतनी बार हुआ कि उसने छत से जाने की बजाय खिड़की के रास्ते से जाने की सोची और उसने नाले की तरफ हमेशा बंद रहने वाली खिड़की से निकलने की सोची। भोर होने में अभी कुछ समय था कि उसने ऊपर से खिड़की नीचे की ओर सरकाई और दूसरी तरफ लटकते हुए धीरे धीरे खिड़की ऊपर उठा के ऊपर के हुक में फंसा दी, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ने से वह नाले में जा गिरा। एक बदबू का तेज झोंका उसके नथुने से टकराया। फिर किसी ने तरह से आ रही उबकाइयों को सांस रोककर रुकने की कोशिश करता वो नाले से बाहर आया। नाले के काले पानी से वो सिर से लेकर पांव तक अंधेरे का एक हिस्सा बना भूत की तरह अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंक रहे थे, लेकिन उसे सूंघकर उसकी दयनीय हालत पर तरस खाकर वापस चले जाते। भोला को हर बात पर अब गुस्सा आ रहा था और झुंझलाहट हो रही थी। उसने घर के पिछवाड़े से जाने की सोची, तभी वो बदमाश अल्टू पल्टू लूटे हुए माल के साथ पीछे के रास्ते से पहुंच गए। इस तरह अचानक किसी से आमना सामना होने का इल्म तक उनको नहीं था, भोला को और ना ही अल्टू पल्टू को था कि कोई एकदम से एक दूसरे के सामने आ जाएगा। भोला की तो डर के मारे घुटी घुटी सी चीख निकल गई, जिसे सुनकर उन दोनों के जो कलेजे कांप गए। भूत की तरह प्रकट होते हुए काले झूलते साए ने उनके सारे कसबल जो ढीले कर दिए। भूत समझकर अल्टू पल्टू की तो जो हवा सरक गई और वो झरझर करती पतलून गीली होती चली गई और बोले, भाग ले बेटा अल्टू, जान बचा किसी तरह।
और दोनों अल्टू पल्टू सरपट जिस दिशा से आए थे उसी की तरफ उड़नछू हो गए। पीछे पलटू भी पलट के गिरता पड़ता अल्टू के पीछे दौड़ पड़ा। भूत के डर से दोनों के होश हवास इस तरह गायब हुए थे कि माल असबाब छोड़कर दोनों भाग लिए। भोला भी आपाधापी से इस कदर बुरी तरह डर गया था कि उल्टे पांव भागने के चक्कर में फिसला और बगल के तालाब में जा गिरा। किसी तरह से वो तालाब से बाहर निकला और जैसे ही लूटे हुए माल की ओर बढ़ा कि दोनों बदमाशों को पकड़े हुए पुलिस उसे आती दिखाई दी। तो वह बोला, ले बेटा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, भाग भोला बेटा, नहीं तो तू भी पकड़ा जाएगा। भागने की हालत में चोर और खड़े रहने की हालत में भी चोर, तो बेहोश होने में ही भला है। और वो चुपचाप माल के पास लुढ़क गया। पास पड़े ईंट से उसका माथा टकराया और वो सचमुच बेहोश हो गया। तब तक थोड़ा बहुत उजाला हो चुका था और तभी थानेदार के साथ आते पुलिस वाले ने इशारा किया कि साहब देखो, वहाँ कोई गिरा पड़ा है, लगता है लूट का माल भी है। सब दौड़ के नज़दीक पहुँचे तो सिपाही ने कहा, अरे ये तो सरला बहन का लड़का है, जरूर इसने चोरों को देखा होगा और उनसे भिड़ गया होगा, तभी बदमाशों से लड़ते हुए इसके माथे पर चोट आई है और बदमाशों के भागने के बाद बेचारा चोट से बेहोश हो गया होगा। दरोगा साहब बोले, बहुत ही निडर और बहादुर है ये बच्चा। और सिपाही ने कहा, साहब हमेशा ये सबकी मदद करता है और अपनी जान जोखिम में डालकर मुजरिमों को पकड़वाता है। साहब आपनी झोंक में कुछ ज़्यादा ही कसीदे कट गए थे। उसने कहा, साहब हमको लगता है यही भाग रही बदमाश हैं जिन्होंने सेठ के यहाँ सेंधमारी की है और लूटा हुआ माल भी हमारे सामने है। तब वे बोले, ठीक है। दरोगा ने कहा, इनकी मुस्के बांधकर इन्हें जीप में डाल दो और इस लड़के को डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर ने भोला को होश में लाने का इंजेक्शन दिया, दोनों बदमाशों को हवालात में डाल दिया। सेठ ने चोरी से बच गए माल से थोड़ी रकम भोला के हाथों में थमाई और सूचना पर पहुंचे एसपी ने भोला की मां से भोला को पुलिस में भर्ती होने की सलाह दी। एसपी ने कहा कि देखिए सरला बहन, आप भोला को हमारे पास कल भेजिए, इसकी किसी गांव में तैनाती का आदेश मैं पारित करता हूँ। सरला ने खुशी से हामी भर दी कि वो अपने लाडले को जरूर भेज देगी, जबकि बुरी तरह भोला अंदर से जल भुन रहा था। भोला ने सेठ को मनी मन लाखों गालियां दी कि कंजूस का बच्चा, पूरा माल बच गया, फिर भी इस खसूट ने सेठ ने जो थोड़ी सी ही रकम उसे दी है। एक दिन तुम तेरा पूरा माल मैं लूटूंगा सेठ, और तेरे मोटे पेट पर तबला बजा के फोड़ डालूंगा, तब तुझे समझ में आएगा मोटू। पुलिस बनाने चले हैं हमको, भोला बड़बड़ाने लगा। जिस दिन बन गया ना मैं थानेदार, तो पूरा का पूरा गांव लूट लूंगा। सब मिलके भोला भाई जिंदाबाद कर रहे थे। वो मनी मन सबको मुर्दाबाद बोल रहा था। घर हाथ पकड़कर लाई सरला और घर के अंदर जो भोला को लेकर पहुंची और रुआसी सी होकर बोली, सच सच बता भोला, तू सब सुबह सुबह कहाँ निकल गया था? मेरे लाल, ऐसे दिल धड़काने वाले काम मत किया कर। कल तू मेरे साथ चलेगा, समझ गया ना? तुझे पुलिस में देखकर मेरे मन को चैन आएगा। भोला बोला, ठीक है माँ, कल की कल देखना, अभी भूख लगी है, कुछ खिलाओ मुझे। और जो उसका गुम्मड़ जो सूज गया था उसे वह सहलाने लगा। सरला बोली, आ बेटा, तेरे लिए मैंने पूरी सब्जी बनाई है, खूब पेट भर के खा ले और फिर थोड़ा आराम कर ले। तेरे पिताजी खेत गए हैं, आते होंगे तो तेरी बहादुरी की कहानी मैं तेरे पिताजी को सुनाऊंगी। और भोला मनी मन पूरी सटकते हुए बड़बड़ाया, बहादुरी गई तेल लेने, माल लेने से तो मैं चूक गया। सरला बोली, क्या कहा बेटे? तो वह बोला, कुछ नहीं माँ, तू भी खाना खा ले। तो वह बोली, हाँ बेटा खाती हूँ, पहले तू तो खाना खा ले। भोला को पता था कि माँ सबके खा लेने के बाद ही खाना खाती थी, उसकी यह आदत वो बचपन से देखता आ रहा था। इसलिए भोला चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने लगा, किसी नई खुरापात को जो वह सोचने लगा।
सरला जबकि अपने बेटे को पुलिस की वर्दी में सोच सोच कर मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे को निहारती जा रही थी और बोली, भोला खा के उठने के बाद सोने की बजाय एक नए विचार में गुम हो गया। लेकिन सरला तो अपने बेटे को पुलिस में पाकर बड़ी मनी मन खुश हुई कि उसका बेटा भी एक अफसर बनेगा। अगर वो पुलिस वाला बन गया तो सब गांव वालों को एक एक करके चालाकी में फंसा फंसा कर लूटेगा। भोला तो अपने मन में योजना बना रहा था और खूब पैसे मैं कमाऊंगा, तब उसके पास नौकर चाकर होंगे और अपनी माँ को मैं बहुत सुख से रखूंगा। सोचते सोचते सच में ही भोला को नींद आ गई। दूसरे दिन भोला तैयार होकर किसी नई शैतानी के मंसूबे बनाता बाहर निकलने को ही था कि उसकी माँ सरला ने उसे पकड़ लिया और बोली, भोला तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूंगी बेटा। भोला बोला, तुम साथ चलोगी? बोली, हाँ। वो सोच रहा था आज गांव के मुखिया की बेटी की लंबी लंबी चोटियों को कैसे भी चाकू से काट डालेगा, जो जब देखो ना तब उसे मुंह चढ़ाती रहती है। इसलिए वो तेज धार चाकू जेब में लेकर निकल रहा था और साथ में सूंघनी भी थी। उसकी सूंघनी बड़ी कमाल की थी, जो सूंघ ले वो छींकते छींकते बेहोश हो जाए। अभी वो अपनी माँ से कुछ बोलकर बहाना करता कि उसकी माँ सरला ने उसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई और थाने की ओर चल दी। थाने में आज कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी चल रही थी। बाहर के कई अधिकारी भी आए थे। सो सरला और भोला को दोनों को बाहर बिठाया गया। भोला की नज़र बार बार एक जालीदार पुलिस वैन की तरफ घूम रही थी, जिसमें डाकू की शकल का बड़े बड़े घुंघराले बाल और काली सी दाढ़ी वाला शख्स बंद था, जो उसके देखने पर बार बार पास आने का इशारा कर रहा था। भोला के शरारती दिमाग ने करवट ली और वो यूं उठकर इधर उधर टहलने लगा कि जैसे वो बोर हो गया हो, ऊब गया हो बैठे हुए, और वैन की पिछली तरफ बढ़ने लगा। जैसे लोग देख रहे थे लग रहा था कि बैठा बैठा थक गया है, इसलिए इधर उधर घूम रहा है। वैन के जालीदार हिस्से के सामने डाकू से जब भोला की नज़र मिली तो भोला के शरीर में तो झुरझुरी सी दौड़ गई। उसकी लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर उसे दहशत हो गई। नजरें घुमाकर उसकी तरफ पीठ करते हुए भोला ने पूछा, क्या है? डाकू ने भी भारी भरकम डरावनी आवाज में जो भोला से कहा तो भोला कांप उठा। डाकू बोला, ए लड़के, तेरा नाम क्या है और तू कौन है? अगर तू मुझे यहाँ से छुड़वा दे तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। मैं सरदारगढ़ के नामी डाकू खौफनाक सिंह का खास डाकू हूँ। भोला ने धीमे स्वर में सिर अपना हाँ में हिलाते हुए उसे नजरें चुराते हुए कहा कि उसका नाम भोला है और वो यहीं इसी पास वाले गांव का निवासी है और सरला का बेटा है। बोलकर वो वहां से जाने लगा और जो उसकी जेब में कैंची थी, प्रधान की बेटी के बाल काटने के लिए जो लेकर आया था, वह निकालकर उसने उसे जाली में कर उस डाकू को थमा दी। भला हो कि ऐसा करते हुए भोला को किसी ने नहीं देखा, वरना उसकी वहीं पर खाट खड़ी हो जाती। कुछ देर बाद एक सिपाही और हवलदार उस जालीदार वैन की तरफ आए। तब तक भोला अपनी माँ के पास आकर बैठ चुका था। कुछ ऐसा बकाया हुआ कि पूरा का पूरा थाना हिल गया। डाकू अंदर ही अंदर अपने हाथ की रस्सी कैंची से काट चुका था और सिपाही के दरवाजा खोलते ही कैंची से उसने उस सिपाही पर हमला कर दिया। हवलदार जब तक संभलता तब तक सिपाही की बंदूक से डाकू ने गोली चला दी और हवलदार वहीं ढेर हो गया। गोली चलने की आवाज़ से अंदर सारे पुलिस वाले और अधिकारी बाहर निकले। सबने बंदूकें तान दी, लेकिन तब तक डाकू ने सोची समझी चाल से माहौल को सकते में डाल दिया। दूसरी तरफ अनजान से बने भोला के भी जो पसीने छूट गए जब उसने अपनी माँ को डाकू के शिकंजे में देखा और कैंची की नोक सरला की गर्दन पर थी। तब वो खिसक कर पीछे हो चुका था कि किसी को उस पर शक ना हो, और पलक झपकते ही झपट्टा मारते डाकू के मंसूबों को वो भाप नहीं सका था। अब उसकी भोली भाली माँ उस जल्लाद डाकू के शिकंजे में फंस चुकी थी।
पुलिस अधिकारी उसे आत्मसमर्पण करने को बोल रहे थे और वो डाकू कैंची को हथेली में छुपाए कैंची की नोक सरला के गले में चुभाता और उसको मार डालने की धमकी दे रहा था। अब भोला को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसका हाथ अपनी पैंट की जेब में पड़ी सुंगनी से टकराया और उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और पीछे से उसने सुगनी डाकू की नाक पर छिड़क दी। डाकू भोला को अपना सहायक मानकर उसकी तरफ से निश्चिंत था और अचानक सुगनी का छिड़काव होने से वह डाकू बुरी तरह से छींकने लगा। तब तक डाकू की पकड़ ढीली होने लगी और कैंची उसके हाथ से गिर गई और सरला खुद को छुटाकर भोला के पास पहुंच गई और भोला ने चीखते हुए अपनी मां को संभाल लिया जो कि बेहोश हो गई थी। बुरी तरह से चीखता हुआ बलशाली डाकू भी बेहोश होकर ढेर हो चुका था। सभी अधिकारी और सारे पुलिस वालों की आंखों के सामने हुई इस घटना ने भोला को तो सुपर हीरो बना दिया। सब उसकी अकल और उसकी बुद्धिमानी और उसकी कार्यवाही की तारीफों के पुल बांध रहे थे। भोला अपनी माँ को होश में लाने के लिए वहीं पेड़ के गोल घेरे में बनी सीमेंट से बनी एक चबूतरे पर माँ को गोद में लिए बैठा था। डाकू को शिकंजे में कसकर वैन में डालकर तत्काल जेल के लिए कुछ अधिकारियों और पुलिस को साथ भेज दिया गया। किसी ने ये नहीं देखा कि जमीन पर गिरी तमाशाई कैंची कब भोला की जेब में पहले की तरह आ चुकी थी। आके होश आने पर सभी सरला को उसके बेटे की बहादुरी के चर्चे सुना रहे थे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी की शर्त की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, उज्जैनी नगरी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा बद्रीनाथ। राजा बद्रीनाथ की पुत्री थी सुनैना, जो बहुत ही सुंदर थी और सुनैना की जो प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरती थी और उसके खूबसूरती के चर्चे देश प्रदेशों में फैले हुए थे। राजकुमारी सुनैना इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगती थी। जब राजकुमारी महल के गलियारों से गुजरती तो उसकी रेशमी चुनरी का हल्का सा स्पर्श तक हवा में सुगंध घोल देता था। भगवान ने राजकुमारी सुनैना को सौंदर्य के साथ साथ अपार बुद्धिमता का गुण भी दिया था। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। राजकुमारी सुनैना केवल रूप की ही रानी नहीं बल्कि गुणों की भी अद्वितीय प्रतिमूर्ति थी। अब जहाँ इतना सब कुछ होता है वहाँ घमंड और अहंकार का निवास न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। राजकुमारी सुनैना ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से राजकुमारी विवाह करेगी, नहीं तो वह ताउम्र कुंवारी रह जाएगी। और इसी सोच में संतोष कर लेगी कि ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का कोई मर्द नहीं बनाया। इस समस्त संसार में उसके योग्य कोई मर्द पैदा नहीं हुआ है। और अपनी राजकुमारी सुनैना का एक और नियम था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा, उसे वह उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी गहरा गहरा राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे मुंह उठाकर उसके सामने आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी सुनैना का मानना था जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वह या तो उसका पति होगा या फिर हमेशा के लिए उसका कैदी बनेगा। इतने सख्त नियमों के बावजूद भी कई राज्यों के राजकुमार
राजकुमारों ने खुद और को गांव में बुद्धिजीवी तैनाती के मानते लिए हुए सब उसने राजकुमारी की किया, जिससे परीक्षा में डाकुओं भाग के लिया साथ देकर और वो फलस्वरूप गांव और वे आसपास सभी के उसके इलाकों को कैदी लूट बनकर सके। रह गए। तभी पर उसका फिर ध्यान एक दिन कब्बों की ऐसा तरफ हुआ गया। जो उसकी आज तक नजरों के नहीं हुआ सामने था। जैसे एक दोनों चोटी राजकुमार लटकाए किसी तरह सुदर्शन उसके चक्र की कैद तरह गोल खाने गोल से नाचती निकलकर उसे भागने में जीभ निकाल कर सफल चिढ़ा हो रही गया। हो। वह मन ही मन राजकुमार भोला जंगल में मंसूबे गढ़ता इधर उधर कि जिस भटकने दिन लगा आएगी ना और उसी भटकते दिन हुए उसकी दोनों बुदबुदाने चोटियां लगा। कैंची से हे काट डालेगा भगवान, या तो और मुझको फिर उठा खी ले करके हंसने या लगा। राजकुमारी सुनैना सरला ने से देखा तो मेरा बोली, विवाह करा दे। क्या बात है रे भोला, नहीं क्यों चाहिए खी मुझे कर ऐसी रहा है? जिंदगी भोला जिसमें बोला, वो कुछ नहीं माँ, राजकुमारी ना और हो। कहकर वो चुप हो गया। राजकुमारी के जबकि विरह उसकी में माँ वह फिर से अपने राजकुमार कामों में लग गई। व्याकुल होकर मारा भोला मारा फिर अपने इन्हीं रहा था मंसूबों में कि अपने एक दिन दिमाग वह में जो उदयपुर उलझा हुआ था वाटी और नामक कम्मो नगर दुल्हन के बनकर बाहर जा उसके घर पहुंचा। आ गई थी। उसी गांव की समय वहां औरतें के दालान के राजा साथ वीरमदेव भी लगे घर के बड़े शिकार कमरे में खेलता दुल्हन हुआ को उधर ही देखने आ आ निकला। जा रही थी। राजकुमार भोला उस अपने समय कमरे में भी वही कैंची को बातें ताक पर बुदबुदाते हुए छिपाकर और सोने विलाप की कर डिबिया रहा बिस्तर था। के नीचे रखकर उसके वह लंबी भरे तान शब्द के सो सुनकर गया। राजा शाम वीरमदेव को उसे उसके कमरे से पास बाहर भेज आया दिया और गया उसकी दुर्दशा और दुल्हन देखकर का कमरा वह तैयार होगा राजकुमार से तो पूछने लगा उसे कि बाहर तुम पर निकलते ही ऐसी उसने क्या देखा विपत्ति कि आ उसके पड़ी है हम उम्र के नौजवान, लड़के जो तुम वहां खड़े इतने होकर हंसी व्याकुल हो मजाक रहे कर हो। रहे थे। उसकी राजकुमार खोपड़ी बोला में भोला कि की में तो मुझसे मेरा शरारत हाल सूझी ना पूछो, और वो तुरंत मेरे भीतर प्राण गया निकलने ही और वाले शादी हैं। के जो बचे मुझे हुए तो कुछ बस अब पटाखे हर थे जगह उन्हें वो जेब ही में वो भरकर ले नजर आया आती है। और पीछे राजकुमार घर की के बात छान के सुनकर पीछे से राजा उसने ने जान नजदीक की लिया दीवार पर कि यह फेंक युवक फेंक कर किसी पटाखे युवती का दागने शुरू कर आशिक दिए। हो गया है। अचानक वह पटाखों की राजकुमार आवाज से को अफरा धीरज तफरी मच गई। बंधाकर बोला, कोई गिर पड़ा मित्र, तो कोई अपने गिरते हृदय की पड़ते सारी भागा व्यथा और मुझसे पीछे कहो। की ओर से भोला मैं रफू तुम्हारे चक्कर हो मन लिया। की इच्छा पूरी भोला को तो करने बड़ा की मजा आया, कोशिश करूंगा। लेकिन उसे सूझा राजा कि वीरमदेव सुधिया की काकी बातें तो सुनकर अभी उसके राजकुमार घर में ने है, राजा तो को चलना अपने उसके घर बारे की में सब कुछ जायकेदार बता दिया। शहद का मजा और लिया जाए। सारी बात और सुनकर वह राजा तुरंत सुधिया वीरमदेव काकी के बोला, घर की ओर बढ़ गया। घबराओ नहीं पीछे मित्र, के दरवाजे मैं को तुम्हारा हिलाकर समाधान उसने अवश्य धीमी कुंडी करूंगा। गिराकर और भोला राजा सुधिया काकी उस के घर में घुस राजकुमार गया। को अपने साथ अलमारी राजमहल के में ले नीचे गया। सरकाकर अब रखी छोटी राजमहल मटकी में को घुटने के बल राजा उसे बैठकर अपने साथ थोड़ा ले सा गया करवट तो राजा लेते हुए वीरमदेव के हाथ आगे जो बढ़ा थे के निकाल वह लिया। उदयपुर घाटी भोला को नगर पता के था बहुत ही सुधिया दयालु काकी और शहद कहाँ प्रतापी रखती है। राजा थे। कितनी वे बातों गुरु रोकड़ा देकर ओमदास उसने के शिष्य थे। उसके घर में ही शहद उन्होंने गुरु खरीदी और खाई ओमदास थी। की बहुत सेवा मटकी की थी। संभालते पीछे से दरवाजे राजा को की उड़का सेवा के से वो प्रसन्न होकर अपने गुरु ओमदास ने मनपसंद जगह उन्हें प्राइमरी एक स्कूल बोलने के खुले वाला आंगन में जो दीवार मिट्टू की नाम टेक का लगा के तोता बैठ दिया गया था। वह और तोता उंगली से बड़ा ही निकाल विद्वान कर था। शहद बड़े मजे राजा से वीरमदेव चटकारे तोते लेते से हुए खाने पूछे लगा। बिना कोई भी काम भोला को नहीं इस करता बात था। का जरा भी राजा इल्म नहीं वीरमदेव था ने कि राजकुमार मटकी को ले निकालते जाकर वक्त महल उसकी में जेब से ठहराया जो और कुछ रकम स्वयं वहां पर तोते गिर के पड़ी। पास आकर शहद चटकर जाने राजकुमार के का बाद सारा वो पास हाल के तोते कुएं से पर कह जाकर सुनाया। जो वहां पर रखी तोते ने बाल्टी रस्सी राजकुमार से को अपने पास कुएं में बुलाकर बांधकर कहा, उतारी हे और मित्र, बाल्टी में तुम पानी उस भरकर खींचा राजकुमारी के और चक्कर में चुल्लू भर पड़कर मुंह क्यों में अपने प्राण डालते हुए गंवाते ठंडा हो? पानी पीकर उसमें रूप की उसने केवल तृप्ति की ऊपरी डकार ली चमक है, और फिर अपने भीतर घर की से तरफ तो चल वह पड़ा। जो विष के सरला ने समान है। देखा क्यों तो तुम भोला उसके को चक्कर उलाहना में देते हुए अपने बोली, रे प्राणों के भोला, दुश्मन बहू बन कमरे में रहे हो? इंतजार कर हे रही है राजकुमार, और वो इतनी देर गनीमत से तू यह जो समझो गायब है। कि तुम वहां भोला से कमरे में भागने गया तो में देखा सफल कम्मो हो गए हो। खर्राटे भरते हुए सो और रही थी। अगर तो फिर वो भी हैरान तुम्हारा होकर दिल नहीं सोचने मान लगा, रहा तो हे मेरी भगवान, यह कथा एक सुनो। कम था क्या जो सुंदर दूसरे को नगर भी में तूने एक खर्राटे किसान भरने को रहता भेज था। दिया। उसकी स्त्री रोशनी में बड़ी वो ही बिस्तर पर सुंदर बैठकर और कम्मो की रूपवान थी, चुटिया ढूंढने लगा, लेकिन वह लेकिन चरित्रहीन चुटिया थी। उसे दिखी ही उस नहीं। स्त्री का तभी एक कम्मो ने पुत्र था। पलटी स्त्री मारी की और गांव के आंख ही बंद एक किए ही व्यक्ति बोली, चंदन से चोटियां यारी ढूंढ थी। रही हो क्या? बोला। जब किसान खेत भोला में चला हड़बड़ा के जाता हकलाट में तब बोला, चंदन नहीं आता तो। और उसके साथ और ऐश तभी करता। और जब कम्मो किसान बोली, के फिर क्या? आने का समय कम्मो होता मुस्कुराने लगी तब वह और वहां उसकी से नकल निकल उतारने जाता। लगी। एक दिन भोला उस बोला, स्त्री का कुछ लड़का नहीं, यह सब उसकी देख जुबान लेता है भोला का साथ और नहीं दे सारा रही थी। हाल अपने तो पिता कम्मो के बोली, तो आने सो पर जाओ। कह के अपने कम्मो पिता उसकी से तरफ कह
कह देता है। किसान को जब यह बात मालूम हुई तो वह जल उठा। गुस्से में उसने अपनी स्त्री को खूब मारा पीटा। एक दिन किसान फिर से खेत में गया हुआ था। तभी चंदन उसके पास आया और पूछने लगा कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। तब वह स्त्री बोली कि देखो, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया, अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। चंदन फिर अब उस औरत की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला कि एक काम करो, अपने बेटे का गला घोट कर मार डाल।
ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए। को समझ नहीं आ अपने रहा था आशिक की कि बात आज ये क्या सुनकर हो रहा है। उस स्त्री ने ऐसा अपने भला बेटे कैसे को हो सकता मार है? डाला। उसकी तो जब सारी किसान योजना ही वापस धराशायी आया हो गई। तो वह चिल्ला जैसे चिल्ला को कर तैसा पुकारने लगी, नहले को कोई दहला बचाओ मिल गया इस था। जालिम से। वो चक्कर इस खाते हुए जालिम ने बिस्तर मेरे लाल को पर गिर मार पड़ा डाला। और हाय उलझनों मेरा में लाल। कब उसे स्त्री का नींद आ गई। चिल्लाना सुनकर वह खुद भी मोहल्ले के नहीं जान बहुत से सका लोग दौड़ और कर आए भोला भी और पड़कर पूछा सो कि गया। क्या हुआ। तब वह दूसरे दिन मक्कार सुबह स्त्री उठने के कहने बाद लगी भोला कि मेरा को लड़का एक अचानक ही पैसे के लिए जिन जिद चीजों कर का रहा सामना था, करना पड़ा इसलिए इस निर्दयी उनकी बाप चर्चा ने वो गुस्से दोबारा में खुद से आकर भी नहीं मेरे करना पुत्र चाहेगा। को जान से मार उसके डाला। सिरहाने उसकी यह बात सुगनी और सुनकर कैंची जो और वहाँ कम्मू जो की चुटिया सैनिक जा करीने रहे से थे, रखी थी। राजा के सैनिक, उसके तो तो उन होश ही उड़ सैनिकों गए। ने उसे पकड़ सिर लिया तो ऐसे और घूमने राजा लगा के मानो पास ले उसे गए। चक्कर आ उस गए औरत ने या राजा किसी के ने सामने सैकड़ों भी बार यही बात उसको कही। घुमाया हो। राजा ने भोला पूछा, सोचने उस लगा, समय हे का भगवान, कोई ये गवाह लड़की है, या आफत? प्रत्यक्षदर्शी, दूर से जिसने तो यह अल्हड़ सब लगती देखा? है, तो पर उस पास से स्त्री तो ने एक कहा, कमाल की महाराज, चंदन खुरपेंची नाम है। का एक व्यक्ति वहां भोला को खड़ा लग था। गया कि अब राजा आगे ने का चंदन जीवन को इतना बुलाकर सरल और पूछा आसान तो उसने और अपनी मस्त रहने प्रेमिका वाला के नहीं है। कहे अनुसार अब लड़की गवाही के दे दी, रूप में एक आफत जिसे जो सुनकर उससे राजा ने चिपक गई किसान है। को फांसी दे दी। अब भोला ने इतनी सोचा, कहानी अब कहकर ओखली तोता में से बोला, डाल ही दिया तो राजकुमार, मूसलों से क्या औरत डरना। जात का कोई ना भरोसा धोकर भोला नहीं है। भी बाहर ही आप निकला था किस्मत वाले कि हैं पता नहीं कहां जो से वो आपको कूद के राजकुमारी कम्मो झम सुनैना से आ के गई। महल से भोला भागने का एकदम मौका से मिला चौंक उठा और फिर से और अपनी उछला। गर्दन मत फंसाओ उसकी तुम। तौलिया कमर से छूट कर गिर राजकुमार गई बोला, तोता और वो चाहे मेरे प्राण ही बेशर्मों चले की जाए, तरह किंतु हाँ एक जो बार बोली के लिए ही मुंह पे सही, हथेली रख के पर और राजकुमारी वहां से सुनैना खिसक ली। मुझे मिल जाए। झट से बस तौलिया यह लपेटे और कहकर वह धक धक लंबी धोकनी की लंबी तरह सांसें धड़कते भरने दिल लगा। को काबू उसकी में यह करने का दशा प्रयास देखकर करने राजा लगा। वीरमदेव अब ने उसने कहा सोच लिया कि कि कल हे के मिट्टू, बजाय वो आज जब ही तक इसको वह अपनी स्त्री ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने मिलेगी चला जाएगा। तब तक इसका इस दुख कम्मों दूर से नहीं उलझना, होगा अपनी और मुसीबत मेरा को भी दावत खाना देना है। पीना हराम है। सुबह की मैं पेट खुद पूजा वहां के जाऊंगा बाद और माँ के पास राजकुमारी बैठकर सुनैना भोला के ने अपने 10 जाने की सवालों बात का कही जवाब देने तो की माँ ने कोशिश आंगन में करूंगा। जो कुछ राजा कर रही रानी के कम्मों 10 को प्रश्नों और का देखकर उत्तर मुस्कुराते देने हुए के कहा, लिए मैं ठीक है उज्जैन बेटा, जाने की बोल तैयारी दिया। करूंगा। इतनी अब राजा आसानी से माँ का वीरमदेव हक उज्जैन बोलना जाने की और तैयारी दूर करने से लगे। दोनों की मुस्कुराहट का तब लेन राजा देन का बता रहा था समझदार तोता कि बोला, कुछ तो गड़बड़ है, रुकिए महाराज, पर क्या? पता भोला नहीं समझ नहीं उज्जैन नाम सका। का कोई शहर रात है में भी या उसने नहीं, अपनी सारी पता तैयारी नहीं पूरी कोई की सुनैना नाम और की पेपर वगैरह राजकुमारी सब है रख भी लिया। या नहीं। तो कम्बो जो महाराज, उसको ये सब करते समझदारी देख इसी रही में थी, है कि उसने आप कुछ नहीं पहले बोला मुझे जाने दो। अभी तक। अगर सब पर सही भोला हुआ के तो अंदर से तब आप बेशक हंसी का चली फुहारा जाना। फूट रहा था। राजा सोच वीरमदेव रहा को था ये तो तोते की बेवकूफ बात सही मुझसे लगी। चालाक बन तोता रही कुछ थी। विचार अब करके बोला, नौटंकी महाराज, जब मैं एक नहीं और रहूंगा कार्य कीजिए। तब करना। मेरे और पंखों बिस्तर में में नाना घुसकर प्रकार निश्चिंत के होकर हीरो सो गया। मोती प्रो दीजिए। सुबह पुलिस की एक राजा जिप्सी उसे वीरमदेव लेने ने आई तोता के और कहे वो अनुसार कम्मों का वैसा ही किया सामना किए और बिना तोते वहां से को जल्दी अच्छे से निकल जाना सजाकर चाहता विदा था। कर दिया। इसलिए भोर में कई ही दिनों थाने की से उड़ान गाड़ी के मंगवा ली बाद थी। तोता उज्जैन अपना पहुंच गया ब्रीफकेस लेकर और वहां माँ के जाकर वह पांव जल्दी से राजकुमारी छूकर सुनैना के जिप्सी महल की की ओर बढ़ छत गया। पर जाकर बैठ पुलिस गया। वाले ने जब भोला को सैल्यूट मारा, सुनैना का ध्यान जिसे उस तोते नजरअंदाज की तरफ करके वो गया जिप्सी में तो पीछे वह चढ़ भी गया उसकी और सुंदरता तुरंत देखकर स्टार्ट अचंभित जिप्सी रह चल गई। दी। उसने सीट की इतना पुष्ट पर सुंदर अभी और उसने हीरे मोती कमर के भी ठीक से पंखों टिकाई वाला नहीं तोता थी कि कभी सामने नहीं कम्मो देखा को था। बैठी देखकर वो राजकुमारी इस बोली, तरह हे उछल पड़ा तोते, तुम जैसे किस उसे देश एक से साथ आए हो और कितने किस बिच्छुओं देश ने को डंक मार जाओगे? दिया हो। तुम्हारा यहाँ भोला आने बोला, का क्या तुम? मकसद है? तो कम्मो तोता बोली, जी बोला, हम। हे और राजकुमारी, पीछे से दोनों उदयपुर चुटिया वाटी के आगे राजा दोनों हथेलियों में वीरमदेव ने लिए मुझे वो यहाँ सुदर्शन भेजा है। चक्र की तरह मैं तो नाचते बस हुए यह पता गहरी करने आया मुस्कान था के साथ कि उसकी सच नकल में करते हुए उज्जैन बोली और थी। राजकुमारी सुनैना अचानक असल भोला में को है झटका लगा। कि नहीं। जिप्सी पर में हे राजकुमारी, भोला मैं खुद को तुमसे एक भौचक बात की हालत पूछना में चाहता संभाल हूँ, नहीं सका सच सच और सीधे बताना, औंधे तुम मुंह इतनी कम्मो की उदास गोद में जा क्यों हो? गिरा। ऐसे क्या कम्मो ने पाप उसे किए थाम हैं लिया तुमने? और धीरे तोते से की बोली, बात सुनकर संभल के राजकुमारी भिड़ू। सुनैना हैरान भोला रह को तो गई। काटो तो उसने खून नहीं। अपने मन में वो तो सोचा, एक कोने यह में तोता सिमट के नहीं बैठते बल्कि हुए कोई माँ की राजकुमार है। फुसफुसाहट और यह मुंह की मंत्र तरफ से उसके तोता बनकर मेरा जाने भेद की लेने बात आया पर है।
ठीक है, कह इसको देना, तो पकड़कर उसे मार समझ देना आया था। चाहिए। आखिर ये यह मेरी विचार कर छाती पर मुंह राजकुमारी करने आई बोली गई। कि सभी चलो लोग कम्मो, जन्म से तुमको ही भी मैं पापी देख होते लूंगा। हैं तोते, पहले डाकुओं जो से इस मिलके संसार दोस्ती में तो कर आते लूं, हैं। और मैंने रास्ते इस भर शरीर को उससे पाकर कोई सुख आंखें नहीं चुराता पाया। हुआ भोला मैंने चुपचाप वह बैठा रहा। ढूंढने के लिए बहुत एक से तरफ देशों में डाकुओं से उसको ब्राह्मणों खौफता, को भेजा, तो दूसरी लेकिन तरफ किसी ने मेरी सरदारगढ़ के जोड़ी नहीं डाकुओं के बनाई सरगना के और नाम न की ही किसी खौफनाक से ही मेरी जोड़ी उसे मिली। डराने के लिए काफी था। राजकुमारी की बात पुलिस की सुनकर जिप्सी तोता बोला, सरदारगढ़ हे के इलाके में राजकुमारी, प्रवेश कर जैसी तुम चुकी थी, सुंदर और जबकि आकर्षक हो चारों तरफ वैसे वीराने ही का मेरे साम्राज्य राजा था। हैं। दूर विधाता दूर ने तक तुम खेत दोनों और की एक आध जोड़ी बनाई झोपड़ियां है, थी। इसलिए जिप्सी तुम रुकी मेरे और साथ सिपाहियों चलो। ने
उसके सामान सहित कम्मो को चौकी के एक कमरे में पहुंचा दिया। हे तोते, तुम कम्मो ठीक कह वहां के रहे हो, हालात को मुझे संभालने में जुट तुम्हारी गई। बात पर इधर विश्वास है। भोला अकेले टहलते विधाता हुए ने कृपा आसपास का की है निरीक्षण करने जो चला तुमने गया। मुझे दर्शन दिए हैं। ग्रामीणों का एक अब तुम झुंड हमारे माला पास आओ मिठाई लिए और चौकी पर हमें पहुंच बताओ गया कि था। वह राजा भोला के कौन है स्वागत और सत्कार के कहाँ लिए रहता है, और गांव और वालों ये से मेरी अंगूठी परिचय ले का जाओ दौर भोला का और चल पड़ा। उससे मेरा इन्हीं विवाह में से कराओ। कोई डाकुओं मैं का उनकी मुखबिर होगा, दासी बनकर सोचकर जन्म भोला ने जन्म ऊंची आवाज उनके में कहा, दर्शन अब करती डाकू रहूंगी। मेरे रहते तोता इस गांव बोला, में राजकुमारी, कभी नहीं मैं आएंगे। तेरे पास मैं नहीं रोज आऊंगा। रात में तू पहरे एक पर अकेला मक्कार निकलूंगा। स्त्री है। तुम सभी सुना है निश्चिंत तू होकर बहला घरों में फुसला सोना। कर कैद में डाल सब गांव देती है। वाले खुशी से ताली राजकुमारी बजाने लगे। तोते की बात फिर एक सुनकर दूसरे का बोली, अभिवादन मैं करके बिल्कुल चली गई। सच कह रही हूँ वो तोता, जान रहा था मैं कि तुम्हारे डाकुओं का साथ भेदिया चलने के लिए यह तैयार खबर हूँ। खौफनाक वो डाकू तक ऊपर जरूर वाला पहुंचाएगा साक्षी है कि और तुम फिर मेरे उसका पास रास्ता आ खुल जाओ। जाएगा। मैं तुम्हारी चौकी के मेहमान अंदर कमरे नवाजी में जाके करूंगी। वो चौंक तुम गया। मुझसे क्यों डर एक रहे बेकार हो? सा कमरा मुझे सुंदर तरीके से दासी बनाकर साफ अपने सुथरा साथ सजा ले हुआ लग चलना। रहा था। कम्मो राजकुमारी काम के में लगी वचन हुई सुनकर थी तोते को और उसके विश्वास हो पीछे गया जाकर भोला और खड़ा हो वह गया और उड़कर बोला, उस राजकुमारी कम्मो के तुमको पास यहाँ चला आने की गया। क्या जरूरत थी? राजकुमारी कम्मो ने बोली, तुरंत उस तोते को भोला पकड़ लिया आपका और रख कपटी रखाव मुस्कान रसोई के साथ और मदद के राजकुमारी लिए। बोली, भोला दासी बोला, जल्दी से मदद? छुरी कैसी लाओ मदद? और इसका सिर कम्मो काट दो। बोली, यह हर कोई तरह की तोता मदद। नहीं है, डाकुओं यह से तो लड़ने कोई में बड़ा आपकी पापी मदद है जो करूंगी। तंत्र मंत्र तो करके भोला मेरा बोला, भेद जानने डाकुओं आया से है। लड़ने में मेरी तोता मदद अब करेगी? राजकुमारी की क्या तुम कोई रानी बातों में लक्ष्मीबाई हो? आकर पछता रहा तलवार था लेकर जो उन सब पर क्योंकि टूट उसने पड़ोगी? राजकुमारी का कम्मो विश्वास बोली, किया। हाँ जरूरत पड़ी अब तो टूट तोता पड़ूंगी। राजकुमारी भोला से बोला, बचने की बाप रे, युक्ति ये सोचने तो लगा। मेरी सारी स्कीम का राजकुमारी के कबाड़ा जाल बना में देगी। फंसे तोते कोई को ऐसी अब युक्ति जान लगानी के लाले पड़ेगी पड़ गए। जब मैं अपनी तोते कार्रवाई ने करूं सोचा, तो किसी को अच्छा कानो भला कान सब खबर कुछ ना हो। देख तो लिया था, डाकुओं के फिर आने से क्यों पहले सारा राजकुमारी से माल फालतू के गांव वालों सवाल का मैं जवाब में पहले ही उलझा। साफ कर लूंगा। सीधा जाकर सोचते हुए राजा को भोला वहीं बता कुर्सी देना पर था। ढेर हो गया। आगे वे जाने रात में या वो यह गांव की टहल पर राजकुमारी निकला। फालतू ही थोड़ा पंगे बहुत में अंधेरा पैर शुरू फंसा हो दिया। चुका था। अब गांव जल्दी से वालों को कोई दिखाने तरकीब और लगानी डाकुओं के पड़ेगी, मुखबिर की नजर में नहीं तो आने यह के लिए राजकुमारी मुझे भोला जीवित घूमता नहीं रहा। छोड़ेगी। अचानक तोता एक बोला, झुरमुट में हे से राजकुमारी, सफेद स्वाफे मेरा से मुंह नाम को मिट्टू ढके है। एक मैं साया कोई सामने आया। बहरूपिया नहीं हूँ, उसके हाथों बल्कि में यही एक मेरा पोटली असली थमाता रूप है। हुआ बोला, अगर तुम मुझे थाने छोड़ में दोगी हमारे आदमी तो की मैं मदद तुम्हें का भी इनाम। तंत्र मंत्र और और खौफनाक सरदार ने जो पूछा नई नई कि विद्याएं हमारी सिखा मदद कब सकता और हूँ। कैसे करोगे? मैं उसकी जो दिलेरी मनोहर और दास का सूचना की पक्का चेला हूँ। विश्वसनीयता अब देखकर वो चकित राजकुमारी हुआ बोली और कि सीधे लफ्जों तोता में अगर भोला ऐसा बोला, है तो जल्दी जिस से दिन मुझे लाल मंत्र झंडा बताओ, चौकी पर लगा नहीं देखना, तो अभी पूरा तुम्हारे गांव पंख लूट नोच लेना। डालूंगी। मेरा आधा तोता हिस्सा बोला, चौकी मंत्र पर ऐसे ना सबके देकर मेरे सामने नहीं हाथों में बताए देना। जाते राजकुमारी। कहकर भोला तुम आगे अपनी बढ़ गया। दासियों को यहाँ से योजना जाने का के लिए प्रथम कहो। चरण पूरा हो ऐसे चुका था। सबके सामने अब मैं कुछ तुम्हें दिनों तक मंत्र गांव नहीं वालों का सिखा दिल सकता, जीतकर वो तो फिर कान अपने में मंसूबों बताने को की पूरा बात है। करेगा। यह तोते की सोचते हुए बात वो चौकी मानकर में प्रवेश कर राजकुमारी ने गया तुरंत और कुर्सी अपनी पर सारी सीताराम दासियों सिपाही को वहां औंध से रहा भेज था। दिया। उसकी दासियों आहट पर के वह जाने के अटेंशन हो बाद गया। जब दूसरे राजकुमारी दिन से ही ने सब मंत्र सुनने पहले के की लिए तरह सिर चलता रहा। झुकाया तो और तोते एक ने दिन उसके गाल पर भोला चोंच गांव मार वालों दी। से मिलकर सबको राजकुमारी सूचना सुनैना देना शुरू चीखती कर हुई दिया व्याकुल कि होकर उसे खबर धरती पर लगी गिर है, पड़ी। डाकू जब तक वह खौफनाक कुछ समझ कल पाती, गांव पर हमला तोता बोलने वहां से वाला है। उड़कर फिर से और खिड़की उन्हें पर गांव जा की बगल बैठा की पहाड़ी और की गुस्से में एक लाल कंदरा पीला में अपना होकर कीमती सामान राजकुमारी से लेकर जो छुपने का निर्देश दे कहने दिया। लगा कि भोला ने राजकुमारी, सोचा तुमने था मेरे साथ कि दगा लाल झंडा किया है। गाड़ के वो अपनी सुगनी राजकुमारी से भी अब गांव गुस्से वालों में को बेहोश क्रोधित करके हो उठी कीमती और माल लाल लूट कर पीली फरार हो होकर जाएगा अपनी और दासियों को आरोप आवाज डाकुओं पर लगाई मढ़ देगा। और कहा फिर कि कम्मो को घर छोड़ने के इस बहाने दुष्ट जाएगा तोते का और शिकार सारा माल करने छुपा के के लिए वापस आ जल्दी जाएगा। से बाज को सारे लेकर गांव आओ। वाले अपना तब तक कीमती दासी गहना बाज के जेवरात पिंजरे को और लेकर जरूरी आई। सामान लेके तब तक उस तोता गुफा वहां में से पहुंच उड़ गए। चुका था। पूरा गांव कई खाली दिनों हो की गया। उड़ान के सारे बाद वह डाकू मिट्टू लाल झंडा तोता देख के राजा गांव पर वीरमदेव उन्होंने के धावा पास बोल आ दिया। पहुंचा और कहने अब लगा, भोला महाराज, परेशान था। स्त्री रंग सुगनी रूप और सहित यौवन कम्मो में कहाँ देखने गायब थी? योग्य है। डाकुओं के हत्थे राजकुमार चढ़ की गई बात बिल्कुल या गांव सत्य है वालों के कि साथ कोई गई है। उसे एक बार देख चक्कर ले गिनने की तो तरह वह उसके भोला मुंह को को चक्कर में कभी नहीं डालकर छोड़ कम्मो कहाँ सकता। चली गई। परंतु तभी महाराज, फायर उसका की जैसे स्वभाव बाढ़
लग खोटा गई निकला। बोला पहले चौक उसने पर मुझे फायर की बहला दिशा में फुसलाकर दौड़ा अपने पास तो ढेर बुलाया सारी पुलिस और फौज पकड़ की लिया कॉम्बिंग और देखकर फिर मुझे हैरान रह मारने गया। को आतुर हो अब गई। एक ही रास्ता बस बचा गुरु था, की किसी कृपा तरह से कुएं बड़ी में मुश्किल जाकर से कैसे भी किसी मांग तरह पर अपने हाथ साफ प्राण किया बचाकर जाए। भागा हूं। जब तक गोला तोते की गुफा के सारी अंदर बात पहुंचा, सुनकर पुलिस सारे राजा डाकुओं को बीरमदेव पीछे से उसको
शाबाशी देता हुआ कहता है कि तोता तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूंगा। अगले दिन राजा ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सुनैना के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन की यात्रा के बाद राजा वीरमदेव उज्जैन पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरमदेव के आने का समाचार दिया, तब राजकुमारी सुनैना ने कहा, क्या वह मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो राजकुमारी सज धज कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दिया कि राजा वीरमदेव को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरमदेव राजकुमारी सुनैना के सामने बैठ गए और राजकुमारी बोली कि राजन, अगर मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए तुमने और मुझे 64 के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अगर आपको हमारी राजकुमारी अपने प्रश्न शुरू करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ राजा।